हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं अधिशोषण क्या होता है। किसी पृष्ठ पर उपस्थित अवशिष्ट बलों के कारण पृष्ठ पर किसी पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन होने की क्रिया अधिशोषण कहलाती है। स्टूडेंट, वह पृष्ठ जिस पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है, जबकि वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है अधिशोष्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र में रखी गैसें दाब P उत्पन्न कर रही हैं तो उस पात्र में चारकोल पाउडर डालने पर दाब कम हो जाता है, क्योंकि गैस चारकोल पर अवशोषित हो जाती है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। नम वायु में सिलिका जल डालने पर जल अणु सिलिका के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। रंगीन द्रवों में हड्डी चारकोल डालने पर रंगीन पदार्थ चारकोल पर अधिशोषित हो जाते हैं तथा द्रव रंगहीन हो जाता है। अब देखते हैं विशोषण क्या होता है। किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं को हटाना विशोषण कहलाता है। स्टूडेंट, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अब देखते हैं अवशोषण। यह एक स्थूल प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ की सांद्रता पृष्ठ प्रदान करने वाले पदार्थ के अंदर व पृष्ठ पर लगभग वही रहती है जो स्थूल अवस्था में होती है। अधिशोषण का कारण देखते हैं क्या होता है। अधिशोषण का कारण पृष्ठ पर उपस्थित अवशिष्ट संयोजकताएं हैं जो अधिशोष्य के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक अधिशोषण क्या होता है। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं। भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी सामान्यतः 20 किलो जूल प्रति मोल के लगभग होती है। भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। भौतिक अधिशोषण उत्कीर्णन प्रक्रम है। अधिशोषण प्रक्रम की दर ताप घटाने से घटती है। अब दूसरा देखते हैं रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य के कण अधिशोषक के पृष्ठ के साथ रासायनिक बंध बनाते हैं। रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी बहुत अधिक साधारणतः 200 किलो जूल प्रति मोल होती है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्कीर्णन प्रक्रम है। रासायनिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। रासायनिक अधिशोषण सभी तापों पर होता है तथा एक निश्चित ताप तक बढ़ता है, उससे अधिक ताप पर फिर घट जाता है। अब देखते हैं ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट पॉइंट, जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनका अधिशोषण अधिक होता है। दूसरा पॉइंट, अधिशोषण की प्रकृति। वह पृष्ठ जिस पर अवशिष्ट संयोजकताएं अधिक होती हैं उसकी अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। डी ब्लॉक धातुएं अच्छी अधिशोषक हैं। तीसरा पॉइंट, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता बढ़ती है। चौथा पॉइंट, ताप का प्रभाव। भौतिक अधिशोषण की मात्रा ताप घटाने पर बढ़ती है तथा रासायनिक अधिशोषण की मात्रा पहले एक निश्चित ताप तक बढ़ती है जबकि उससे अधिक ताप पर घटती है। दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है तथा एक निश्चित दाब से उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा निश्चित हो जाती है। अब देखते हैं कोलाइडी अवस्था। थॉमस ग्राहम ने पदार्थों के विलयनों को चर्मपत्र में से विसरित होने की क्षमता के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया है, क्रिस्टलाव और कोलाइड। देखते हैं क्रिस्टलाव क्या होता है। क्रिस्टलाव, पहला पॉइंट, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली में से तेजी से विसरित हो जाता है क्रिस्टलाव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अकार्बनिक लवण, अम्ल, क्षार, शर्करा, यूरिया, नमक इत्यादि। अब देखते हैं कोलाइड। वे पदार्थ जिनका विलयन चर्मपत्र में से धीरे धीरे विसरित होता है कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गोंद, जिलेटिन, एल्बुमिन, स्टार्च इत्यादि। परंतु पदार्थों का इस प्रकार वर्गीकरण करना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में कोई भी पदार्थ क्रिस्टलाव तथा कोलाइड दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड
जली विलयन में तो क्रिस्टलाव की तरह व्यवहार करता है, परंतु बेंजीन में यह कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। अतः आधुनिक अवधारणा में कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जिसे उचित परिस्थितियों में कोई भी पदार्थ प्राप्त कर सकता है। पदार्थों को उनके विलयनों में उपस्थित कणों के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया है। पहला, वास्तविक विलयन। इनमें विलय के कणों का आकार 5 नैनोमीटर से कम होता है। इनमें विलय तथा विलायक के कण लगभग बराबर आकार के होते हैं तथा यह एक प्रावस्था रखने वाली समांगी तंत्र होता है। ये विलयन चर्म पत्र में से तेजी से विसरित हो जाते हैं तथा इन कणों को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए नमक का जली विलयन या इसका डायग्राम। अब देखते हैं कोलाइडी विलयन। वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 5 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं। इनमें विलायक के कणों का आकार विलय के कणों से छोटा होता है। इसी कारण से चर्म पत्र में धीरे धीरे विसरित होते हैं। ये विलयन धुंधले होते हैं। तीसरा पॉइंट, निलंबन। इन विलयनों में विलय के कणों का आकार 200 नैनोमीटर से अधिक होता है। यह विषमांगी होता है, जैसे रेत का जल में विलयन। अब देखते हैं कोलाइडी निकाय या कोलाइडी अवस्था। लक्षण देखते हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र होता है तथा इसमें कम से कम 2 प्रावस्थाएं अवश्य होती हैं। दूसरा पॉइंट, पहली प्रावस्था वह होती है जो प्रक्षेपण के लिए माध्यम प्रदान करती है तथा सतत होती है, इसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। यह अवस्था विलायक की होती है। तीसरा पॉइंट, दूसरी प्रावस्था वह होती है जो प्रक्षिप्त रहती है तथा असतत होती है, इससे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। इस प्रावस्था के कणों को सामान्यतः कोलाइडी कण कहते हैं। चौथा पॉइंट, प्रक्षिप्त प्रावस्था में कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। पांचवा पॉइंट, कोलाइडी कण फिल्टर पेपर से छन जाते हैं, परंतु चर्मपत्र से इनका विसरण धीरे धीरे होता है। छठा पॉइंट, कोलाइडी कण धन या ऋण आवेशित होते हैं तथा कोलाइडी विलयन उदासीन होता है। सातवां पॉइंट, कोलाइडी कणों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, अतः ये अधिशोषण की प्रबल प्रवृत्ति दिखाते हैं। आठवां पॉइंट, कोलाइडी कण माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण। पहला, हाइड्रोसॉल। इसमें प्रक्षेपण माध्यम जल होता है। दूसरा है एल्कोसॉल। इसमें प्रक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है। तीसरा है एरोसॉल। इसमें प्रक्षेपण माध्यम वायु होती है। प्रक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश के आधार पर वर्गीकरण। ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश के आधार पर वर्गीकरण तो देखते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, धनात्मक कोलाइड। वे कोलाइडी विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनात्मक आवेश होता है। उदाहरण के लिए धातु हाइड्रोक्साइडों जैसे AlOH की होल थ्राई, FeOH की होल थ्राई के कोलाइडी विलयन, क्षारीय रंजकों के कोलाइडी विलयन। दूसरा पॉइंट, ऋणात्मक कोलाइड। वे कोलाइड विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है। उदाहरण के लिए धातुओं जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर इत्यादि के कोलाइडी विलयन। आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन, अम्लीय रंजकों के कोलाइड विलयन। अब है प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन निकाय है। ये हैं प्रक्षेपण माध्यम। दूसरे कॉलम में है प्रक्षिप्त प्रावस्था कोलाइडी की, तो निकाय के प्रकार और अवस्था इधर है। ये उदाहरण, तो जैसे द्रव और ठोस तो साल बनता है। उदाहरण के लिए गोल्ड साल, सल्फर साल, स्याही पेंट इत्यादि। दूसरा पॉइंट, गैस और ठोस मिलके ठोस एरोसॉल बनाते हैं, जैसे धुआं, धूल इत्यादि। तीसरा पॉइंट है द्रव, पायस, दूध, पायसीकृत तेल, गैस। चौथा पॉइंट है गैस, द्रव एरोसॉल, बादल, कोहरा, धुंध इत्यादि। ठोस, पांचवा पॉइंट, ठोस, द्रव, जेली, ये जेल होता है, जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि। 7वां पॉइंट है ठोस सॉल, मिश्र धातुएं, रूबी, कांच, मोती इत्यादि। 7वां पॉइंट, ठोस गैस, ठोस फॉर्म, रबड़, स्टायरीन फॉर्म,
कार इत्यादि। 8वां पॉइंट, द्रव गैस, झाग, साबुन के झाग, वायु का बुलबुला, शेविंग क्रीम इत्यादि। अब देखते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था की प्रक्षेपण माध्यम के प्रतिबंधता पर वर्गीकरण। इस आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड। फर्स्ट पॉइंट, जो पदार्थ द्रव के साथ हिलाने पर शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं उन्हें द्रव स्नेही पदार्थ कहते हैं तथा उनके कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ये कोलाइड उत्क्रमी होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा द्वारा अवक्षेपित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, गोंद इत्यादि उच्च अणुभार के कोलाइडी विलयन हैं। दूसरा पॉइंट, द्रव विरोधी कोलाइड। जो पदार्थ द्रव के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में नहीं आ जाते उन्हें द्रव विरोधी पदार्थ कहलाते हैं और इनके कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ये कोलाइडी विलयन विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डालने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। ये कोलाइडी विलयन अनुत्क्रमणीय होते हैं। धातु, उदाहरण के लिए धातु के कोलाइडी विलयन धातु सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड और सल्फर आदि पदार्थों की कोलाइडी विलयन। द्रव विरोधी सॉल्व बनाने की विधियाँ। द्रव विरोधी सॉल्व बनाने की दो निम्न प्रकार की विधियाँ हैं, प्रक्षेपण विधियाँ और संघनन विधियाँ। तो देखते हैं संघनन। मुख्य संघनन विधियाँ निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। जैसे H2S गैस के जलीय विलयन में SO2 गैस द्वारा ऑक्सीकरण करके सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। यह रिएक्शन होती है, इसका सॉल्व बनता है। दूसरा है अपचयन विधि। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम धातुओं के साथ उनके लवणों के जलीय विलयनों का फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजीन, हाइड्रॉक्सिलेमिनी आदि अपचायकों द्वारा अपचयन करके बनाते हैं। इस प्रकार से रिएक्शन है ये। अब देखते हैं जल अपघटन। क्षीण धन विद्युतीय धातुओं जैसे Fe, एल्यूमिनियम, कॉपर, Sn, etc के ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों के साल उनके लवणों के जल अपघटन द्वारा बनाए जाते हैं। फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को उबालते हुए जल में डालने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व बनता है। FeCl3 + 3H2O गर्म करेंगे, FeOH की वोल्ट सॉल्व बनेगा, + 3HCl निकलेगा। अब है उभय अपघटन विधि। यह विधि सामान्यतः सल्फाइड सॉल्व बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। आर्सेनिक सल्फाइड के तनु जलीय विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व बनता है। यह रिएक्शन इस प्रकार से है। अब देखते हैं प्रक्षेपण विधियाँ। इस विधि में बड़े कण का विघटन कर उसे कोलाइडी परास में डाला जाता है। इसमें निम्न विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। फर्स्ट है यांत्रिक प्रक्षेपण। इस विधि में बड़े कण को प्रक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में कोलाइडी मिल में पीस कर छोटा कर कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। इस विधि का उपयोग पेंट, वार्मिस, DDT इत्यादि के कोलाइडी विलयन बनाने में होता है। दूसरी है विद्युत प्रक्षेपण या आर्क विधि। यह विधि सामान्यतः धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयोग होती है। इस विधि में जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके इलेक्ट्रोडों के बीच ठंडे प्रक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में विद्युत आर्क उत्पन्न विलयन में कुछ मात्रा में प्रबल क्षार भी मिलाते हैं। विद्युत आर्क से धातु की वाष्प बन जाती है जो ठंडे प्रक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में संघनित हो जाती है तथा सॉल्व बनाता है। अब देखते हैं पेप्टीकरण। किसी ताजा बने अवक्षेपण को उपयुक्त अभिक्रमक द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में प्रक्षेपण पेप्टीकरण कहलाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन बनाने पर FeOS की होल थ्राइस के कणों पर Fe3 आयन अवशोषित हो जाते हैं जिससे इन कणों पर धनावेश आ जाता है। प्रतिकर्षण बलों के कारण ये कण कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं। यह रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कोलाइडी विलयनों का शोधन, अपोहन या अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है अपोहन विधि।
इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को चर्म पत्र में भर लेते हैं तथा इसे बहते पानी में रख दिया जाता है। विलयशील अशुद्धियां तीव्रता से विसरित हो जाती हैं तथा थैले के अंदर अशुद्ध कोलाइडी विलयन रह जाता है। दूसरी है अतिसूक्ष्म निस्यंदन, जो फिल्टर पेपर घुले हुए पदार्थों के कणों को बाहर निकल जाने देते हैं परंतु कोलाइडी कणों को रोक लेते हैं, अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर कहलाते हैं। ऐसा फिल्टर पेपर बनाने के लिए सामान्यतः फिल्टर पेपर को एक विशेष कोलोडियन विलयन में अल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेलुलोज का विलयन होता है में डुबोते हैं तथा वायु में भिन्न भिन्न तापक्रमों पर सुखाकर कड़क कर लेते हैं। इस प्रकार अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर प्राप्त होता है। कोलाइडी निकायों के गुण। फर्स्ट पॉइंट, अणुसंख्य गुणधर्म। कोलाइडी निकाय में विभिन्न सूक्ष्म कण आपस में संगुणित होकर कोलाइडी परास का कण बनाते हैं, अतः इसमें कणों की संख्या विलयन में उपस्थित कणों की तुलना में कम होती है। इसी कारण इनके अणुसंख्य गुणधर्म का मान उसके तुल्य वास्तविक विलयन से कम होता है। दूसरा पॉइंट, टिंडल प्रभाव। जब किसी कोलाइडी विलयन पर तीव्र प्रकाश पुंज डाला जाता है तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण प्रकाश का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में करते हैं, जिससे विलयन प्रत्येक दिशा में चमकता नजर आता है। प्रकाश पुंज को विपरीत दिशा में देखने पर यह चमक प्रतिदीप्त शंखु के आकार में दिखाई देती है, अतः इसे टिंडल कोण शंखु या टिंडल प्रकाश या टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट पॉइंट, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार जितना अधिक होता है उससे होने वाला प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। यही कारण है कि द्रव विरोधी सॉल प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों में जितना अधिक अंतर होता है प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। अब देखते हैं ब्राउनी गति। कोलाइडी कण लगातार नियमित रूप से टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। कोलाइडी कणों की इस प्रकार की गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं की अनियमित टक्कर से उत्पन्न होती है। यह डायग्राम है ब्राउनी गति का, इस प्रकार से होता है। विद्युत आवेश। कोलाइडी कण विद्युत आवेश कण हैं, आवेशित कण हैं। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर समान चिन्ह धन या ऋण का विद्युत अवशोषण आवेश समान चिन्ह धन या ऋण का विद्युत आवेश होता है। कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश और उनकी ब्राउनी गति कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व प्रदान करती है। कोलाइडी विलयन विद्युत उदासीन होता है। कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति के संबंध में अवधारणा। वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत। कोलाइडी कण विलयन से आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करके विद्युत अवशोषित हो जाते हैं, जिससे एक प्राथमिक वैद्युत स्तर बनता है। कोलाइडी कणों के विद्युत आवेश को संतुलित करने के लिए विलयन में उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों का एक वैद्युत स्तर विलयन में कण के चारों ओर बन जाता है। इसे विसरित या गतिशील स्तर कहते हैं। इस प्रकार से रिएक्शन होती है, स्थिर स्तर है या विसरित स्तर है। वैद्युत कण संचलन। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति होती है, यह गति धन कण संचलन कहलाती है। अगर कोलाइडी कण एनोड की ओर गति करते हैं तो उस पर ऋण आवेश होता है और उनकी यह गति ऋण कण संचलन कहलाती है। उदाहरण के लिए आर्सेनियस सल्फाइड साल के कण एनोड की ओर गति करते हैं, अर्थात ऋण कण संचलन होता है। कोलाइडी निकायों का स्थायित्व। फर्स्ट पॉइंट, कोलाइडी कणों पर समान आवेश होने के कारण इन कणों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिस कारण ये पास नहीं आ पाते तथा आपस में मिलकर बड़ा कण नहीं बना पाते और इस प्रकार स्थायित्व प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट, द्रव स्नेही कोलाइडों में कोलाइडी कण के चारों ओर प्रक्षेपण माध्यम की परत भी बन जाती है, जिस कारण ये कण अलग अलग बने रहते हैं तथा कोलाइडी विलयन अधिक स्थायी होता है। किंतु जब कोलाइडी विलयन में कोई निर्जलीय कारक पदार्थ मिला दिया जाता है तो यह परत हट जाती है तथा कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है।
स्कंदन। अब देखते हैं क्या होता है। कोलाइडी विलयन में उचित विद्युत अपघट्य मिलाने पर उनके कणों का आवेश नष्ट हो जाता है तथा छोटे छोटे कोलाइडी कण परस्पर संयोग करके बड़े बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। आर्सेनियस सल्फाइड के ऋणात्मक साल में बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने डालने पर अवक्षेपित हो जाता है या उदासीन कण मिलता है। ऋणावेशित कण, आयन, उदासीन कण। अब देखते हैं हार्डी सुलजे का नियम। किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उसमें उपस्थित सक्रिय आयनों की संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करती है। स्कंदन में वह आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। धनायनों की स्कंदन क्षमता या इस प्रकार से देख सकते हैं। ऋणायनों की स्कंदन क्षमता इस प्रकार से है। अब देखते हैं रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड में सूक्ष्म मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो इनमें स्कंदन हो जाता है। द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा मिला देने पर द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन कम हो जाता है अर्थात स्थायित्व बढ़ जाता है। यह क्रिया रक्षण कहलाती है और द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। रक्षण की क्रिया विधि। द्रव स्नेही कोलाइड के कण द्रव विरोधी कोलाइड कण के चारों ओर एक अधिशोषित परत बना लेते हैं जिससे द्रव विरोधी कण एक दूसरे के पास नहीं आ जाते हैं और स्कंदन की प्रक्रिया कम हो जाती है तथा द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। अब देखते हैं वर्ण संख्या क्या होती है। स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जिसे यदि गोल्ड साल के 10 ml में 10% NaCl का 1 ml विलयन मिलाने से पहले मिला दिया जाए तो गोल्ड साल का स्कंदन पूर्णतः रुक जाता है। एक अच्छे रक्षी कोलाइड का स्वर्णांक कम होता है। जिलेटिन का होता है 0.005 से 0.001 mg में और फिर हीमोग्लोबिन का 0.01, एल्बुमिन का 0.1 होता है। गोंद का होता है 0.15 से 0.25, स्टार्च का 25। संगुणित कोलाइड। कुछ पदार्थों के अणु विलायकों में घोलने पर स्वतः संगुणित होकर कोलाइडी कण बनाते हैं। इस प्रकार के कोलाइड जिनमें कोलाइडी कण छोटे छोटे कणों का समुच्चय होता है संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। संगुणित कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, कोलाइड विद्युत अपघट्य, कोलाइडी विद्युत अनपघट्य। कुछ पदार्थ जो तनु विलयन में विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं किंतु सांद्रता बढ़ने के साथ कोलाइड की तरह व्यवहार करने लगते हैं। सांद्रता बढ़ने पर उनके आयनों से मिलकर बना समुच्चय माइसेल कहलाता है जिसका आकार कोलाइडी परास में होता है। साबुन, अपमार्जक इत्यादि। माइसेल का बनना। साबुन में माइसेल का बनना निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। सोडियम एस्टीरेट के अणु का जल में आयनन होता है इस प्रकार से, या हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है या ध्रुवीय भाग जल स्नेही होता है। हाइड्रोकार्बन भाग इस कण की पूंछ तथा ध्रुवीय भाग सिर बनाता है। सोडियम स्टेरेट की एक माइसेल में लगभग 70 आयन होते हैं या माइसेल की संरचना इस प्रकार से देख सकते हैं आप। इस प्रकार साबुन में प्राप्त माइसेल की बाहरी सतह पर ऋणावेशित भाग होता है जिस कारण से माइसेल ऋणावेशित होती है। समान आवेश के कारण ये माइसेल तंत्र स्थायी होते हैं। साबुन का साफ करने का गुण। चिकनाई के कण जल विरोधी होते हैं अतः जब साबुन का विलयन गंदे कपड़े पर डाला जाता है तो यह कण माइसेल के मध्य में उपस्थित जल विरोधी भाग में अधिशोषित हो जाता है तथा इसका पाइसीकरण हो जाता है। जब इस कपड़े को जल से धोते हैं तो माइसेल जल स्नेही भाग आकर्षक के कारण जल से बाहर चली जाती है तथा इसके साथ चिकनाई का कण भी चला जाता है। अब देखते हैं पायस क्या होता है। पायस वह कोलाइडी तंत्र है जिनमें प्रक्षेप परावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं।
द्रव, ये दोनों द्रव आपस में अमिश्रणीय होते हैं तथा एक द्रव की छोटी छोटी बूंदें दूसरे द्रव में प्रक्षिप्त होती हैं। पायस दो प्रकार के होते हैं, जल में वसा। वे पायस जिनमें द्रव वसा की छोटी छोटी बूंदें जल में वितरित रहती हैं, जल में वसा प्रकार के पायस होते हैं। इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था वसा तथा प्रक्षेपण माध्यम जल होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं एग्जाम्पल दूध। दूसरा है वसा में जल, वे पायस जिसमें जल की छोटी छोटी बूंदें वसा में वितरित होती हैं, वसा में जल प्रकार के पायस होते हैं। इनमें प्रक्षेप प्रावस्था जल तथा प्रक्षेपण माध्यम वसा होती है या मक्खन होता है। यहाँ पर पायसीकरण क्या होता है? दो ध्रुवों को आपस में मिलाकर पायस का बनना पायसीकरण कहलाता है। पायस के निर्माण के लिए दो अमिश्रणीय द्रव को एक समांगी कारक में लेकर मिश्रित करते हैं। इसमें प्रक्षिप्त द्रव को कम मात्रा में लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त पायस स्थायी नहीं होता है तथा इसको स्थायी करने के लिए इसमें स्थायी कारक मिलाते हैं जिसे पायसी कारक कहते हैं। सामान्यतः द्रव स्नेही कोलाइड पायसी कारक की तरह प्रयोग किया जाता है। पायसी कारक किसी द्रव की सतह पर अधिशोषित हो जाता है जिससे द्रव की बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदें नहीं बना पाती। पायस की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, पायस में उपस्थित पायसी कारक को नष्ट करने पर ये अपने अवयवों में टूट जाते हैं। किसी पायस को उसके परिक्षेपण माध्यम की सहायता से तनु किया जा सकता है। जैसे दूध को जल में तनु किया जा सकता है जबकि मक्खन को जल मिलाकर तनु नहीं किया जा सकता। जल में विलय कोई भी रंगीन पदार्थ O/W पायस के साथ अपना रंग देता है पर W/O पायस के साथ नहीं। चौथा पॉइंट है दूध से मक्खन प्राप्त करना प्रावस्था परिवर्तन कहलाता है। पांचवा पॉइंट, पायस का पुनः दो अमिश्रणीय द्रवों में परिवर्तन विपायसीकरण कहलाता है। यह पायसीकरण का उल्टा होता है। जैसे गर्म करके किसी पायस को गर्म करने पर यह टूट जाता है। यही कारण है कि दूध को गर्म करके ठंडा करने पर मलाई की मोटी परत जमती है। ठंडा करके पायस को बहुत अधिक ठंडा करने पर भी यह अपने अवयव में टूट जाता है। तीसरा पॉइंट, अपकेंद्रण करने या विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी पायस अपने अवयव में टूट जाता है। कोलाइडों के अनुप्रयोग। धुएं का अवक्षेपण। धुआं कार्बन कणों का वायु में कोलाइडी प्रक्षेपण होता है। धुएं को कार्बन के कोलाइडी कणों से मुक्त करने के लिए कॉन्ट्रेल धुआं अवक्षेपक प्रयुक्त किया जाता है। इस अवक्षेपक में एक स्तंभ में धातु का एक गोला लटका रहता है जिसे उच्च वोल्टता पर धनावेशित किया जाता है। धुएं को अवक्षेपक में से प्रवाहित करने पर उसमें उपस्थित कार्बन के ऋणावेशित कोलाइडी कण धनावेशित गोले के संपर्क में आकर निरावेशित हो जाते हैं और विद्युत उदासीन कण एक दूसरे से मिलकर अवक्षेपक के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और वायु कार्बन मुक्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट, डेल्टा का निर्माण। नदियों का जल जब समुद्री जल से मिलता है तो उसमें उपस्थित मिट्टी, रेत इत्यादि ऋणावेशित कोलाइड कण समुद्र के जल में उपस्थित विद्युत अपघट्यों द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं जिससे डेल्टा बन जाता है। जल का शोधन। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल में मिट्टी, रेत व अन्य पदार्थों के कोलाइडीय अशुद्धियाँ होती हैं। कोलाइडीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जल में पोटाश फिटकरी डाली जाती है। अब देखते हैं उत्प्रेरण। वे पदार्थ जो किसी भी अपक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं परंतु स्वयं अपवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा बाहरी पदार्थों द्वारा अपक्रिया की गति को प्रभावित करने को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण का वर्गीकरण। अभिकारकों व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट देखते हैं समांगी उत्प्रेरण, दूसरा विषमांग उत्प्रेरण। तो पहला समांगी उत्प्रेरण देखते हैं। जब उत्प्रेरक व अभिकारक दोनों की प्रावस्था का मान एक होता है तब इसे समांग उत्प्रेरण कहते हैं। समांग उत्प्रेरण गैसीय अवस्था अथवा द्रव अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में नहीं। ये एग्जाम्पल है रिएक्शन कुछ। अब देखते हैं विषमांग उत्प्रेरण। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्थाओं का मान 2 या 2 से अधिक होता है विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। ठोस उत्प्रेरण या रिएक्शन है ठोस द्रव उत्प्रेरण, द्रव उत्प्रेरण,
ठोस गैस उत्प्रेरण। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। अब दूसरा है पॉइंट, उत्प्रेरक की कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण 4 प्रकार का होता है। धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्वोत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। फर्स्ट पॉइंट, धनात्मक उत्प्रेरण। जब किसी बाहरी पदार्थ को उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं तथा पदार्थ धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। यह कुछ एग्जाम्पल है इसकी रिएक्शन धनात्मक उत्प्रेरण की। अब देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। जब किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति घट जाती है तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं तथा पदार्थ ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल की उपस्थिति में क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण कम हो जाता है। यह को रिएक्शन होती है क्लोरोफार्म, ऑक्सीजन, एथिल अल्कोहल से फास्टीन गैस बनती है। फास्टीन गैस प्लस HCl निकलता है। बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में डाइफेनिलएमीन ऋणात्मक उत्प्रेरण का काम करती है। यह रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है। सी पॉइंट देखते हैं, H2O2 का अपघटन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल अथवा ग्लिसरीन अथवा एसिटिनेलाइड की उपस्थिति में कम हो जाता है। यह रिएक्शन होती है इस प्रकार से। बी पॉइंट, सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड या ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। रिएक्शन इस प्रकार से देख सकते हैं। तीसरी, अपस्फोटन को रोकने के लिए पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है जो अपस्फोटन को कम कर देता है। स्वोत्प्रेरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने किसी उत्पाद द्वारा अभिक्रिया की गति बढ़ना स्वोत्प्रेरण कहलाता है तथा ऐसा पदार्थ स्वोत्प्रेरक कहलाता है। आर्सेन से आर्सेनिक स्वोत्प्रेरण की अभिक्रिया है। यह दूसरी रिएक्शन है। तीसरी देख सकते हैं इसका। आप देखते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण में एक रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। उदाहरण के लिए सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण वायु की उपस्थिति में सोडियम सल्फेट में हो जाता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में नहीं होता है। परंतु यदि सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में कराया जाए तो सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाता है। सोडियम सल्फेट बनता है, आर्सेनाइड से सोडियम आर्सेनाइड क्रिया नहीं होती है। यह तीसरी रिएक्शन होती है इस प्रकार से। प्रति उत्प्रेरक वर्धक, वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं है किंतु अपनी उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे इस रिएक्शन में आयरन जो है, आयरन के नीचे जो है MO है, AlTO3 है, K2 ये उत्प्रेरक वर्धक हैं। इसी प्रकार इसमें Cr2O3 उत्प्रेरक वर्धक है, इसमें भी वही है। इस प्रकार से रिएक्शन आप देख सकते हैं। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन गैस, निकल में Te वर्धक है, वनस्पति तेल बनता है। उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? कुछ पदार्थों की उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता या तो कम हो जाती है या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। H2S विष होता है इसमें फर्स्ट रिएक्शन में, दूसरे में H2O3 विष है। अब देखते हैं उत्प्रेरकों के गुण। फर्स्ट पॉइंट, सामान्यतः उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर देती है। कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया आरंभ नहीं कर सकता। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में भी अभिक्रिया होती रहती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले उत्प्रेरक की कुल मात्रा तथा रासायनिक संरचना अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के पश्चात स्थिर रहती है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। चौथा पॉइंट, बारीक पिसे हुए अथवा कोलाडी उत्प्रेरक की सक्रियता ठोस उत्प्रेरक से अधिक होती है क्योंकि उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है तथा एक उत्प्रेरक एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, अतः अभिक्रियाओं को नहीं उत्प्रेरित कर सकता है, सभी अभिक्रियाओं को नहीं। छठा पॉइंट, उत्प्रेरक किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता। उत्प्रेरक साम्यावस्था प्राप्त होने में लगने वाले समय को कम कर देता है। 7 नंबर, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। उत्प्रेरण के सिद्धांत,
उत्प्रेरण के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, दूसरा अधिशोषण सिद्धांत, तीसरा आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। पहला देखते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों में से एक अभिकारक और उत्प्रेरक परस्पर संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करता है और उत्पाद बनाता है तथा प्रत्येक मुक्त तथा उत्प्रेरक मुक्त होता है। माना एक उत्प्रेरण अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। A+B टेंस टू C मंद अभिक्रिया, A+X उत्प्रेरण है, तीव्र टेंस टू X मध्यवर्ती बनेगा, अस्थायी होता है मध्यवर्ती। X+B तीव्र अभिक्रिया होगी, उत्पाद C बनेगा और उत्प्रेरण अलग निकल जाएगा, उत्प्रेरक X। इसी प्रकार एक रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में CO2 ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ये इस प्रकार रिएक्शन होती है, इसके मैकेनिज्म है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को स्पष्ट करता है। अब देखते हैं अधिशोषण सिद्धांत या संपर्कता सिद्धांत। ठोस गैस उत्प्रेरण क्रिया विधियों में ठोस उत्प्रेरकों की उपस्थिति में विषमांगी उत्प्रेरण की व्यवस्था करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन फैराडे ने किया था। किसी अभिक्रिया की गति अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है तथा विषमांगी उत्प्रेरण में गैसीय अभिकारकों के अणु ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे ठोस की सतह पर अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, जिस कारण अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषण के लिए अधिक पृष्ठ उपलब्ध होने के कारण अभिक्रिया तेजी से होती है अतः चूर्ण रूप में उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होती है। तीसरा देखते हैं आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। इस सिद्धांत में माध्यमिक यौगिक सिद्धांत व अधिशोषण सिद्धांत दोनों को समावेशित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक अभिकारकों के साथ अभिक्रिया में बनने वाले अधिशोषित माध्यमिक यौगिक के लिए पृष्ठ सतह प्रदान करता है। माना दो अभिकारकों A व B के बीच एक रिएक्शन उत्प्रेरक X की उपस्थिति में हो रही है। A+B X उत्प्रेरक है तो P प्रोडक्ट उत्पाद बनेगा। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि को निम्न पदों में स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, A तथा B उत्प्रेरक X की सतह पर अधिशोषण कर माध्यमिक अधिशोषित यौगिक बनाते हैं। A+B प्लस उत्प्रेरक टेंस टू अभिक्रिया अधिशोषित माध्यमिक यौगिक। सक्रिय अधिशोषित यह माध्यमिक यौगिक है। दूसरा पॉइंट, अभिकारकों की तुलना में उच्च आंतरिक ऊर्जा के कारण उत्प्रेरक की सतह पर बना यौगिक अस्थायी होता है तथा यह स्थायी उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है या इस पर रिएक्शन होती है, वो देख सकते हैं आप। अब देखते हैं सक्रिय केंद्र क्या होता है। उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरण क्षमता एक समान नहीं होती। वे बिंदु जहां उत्प्रेरण क्षमता अधिक होती है सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। ये केंद्र सामान्यतः कोनों, किनारों, दरारों, चोटी या परिसीमाओं पर स्थित होते हैं। इन केंद्रों पर मुख्य संयोजकताओं की संख्या बहुत अधिक होती है अतः इन बिंदुओं पर अभिकारक के अणुओं का अधिक अधिशोषण होने के कारण सांद्रता बहुत अधिक होती है। अधिशोषित अणुओं के बीच तनाव उत्पन्न होने के कारण अभिकारकों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब नोट देखते हैं। संक्रमण तत्व अपने अधिक पृष्ठीय सतह एवं डी कोश में युग्मित टर्न होने की वजह से अधिक मुक्त संयोजकताएं रखने के कारण अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक के पृष्ठ पर सक्रिय केंद्र देख सकते हैं आप, ये कोने किनारे हैं, ये दरारें हैं। उत्प्रेरक वर्धक की क्रिया विधि। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की सतह को खुरदरा करके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। अब देखते हैं उत्प्रेरक विष की क्रिया विधि। उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारकों से पहले अधिशोषित हो जाते हैं जिससे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घट जाती है। एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है देखते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। यह मुख्य रूप से जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं अतः इनको जीव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। एंजाइम उत्प्रेरण एक विषमांगी अभिक्रिया है। एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताएं देखते हैं। एंजाइम फर्स्ट पॉइंट, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन है। दूसरा पॉइंट, एंजाइम जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तीसरा पॉइंट, एंजाइम जल में विलय होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं क्योंकि इनका जलीय विलयन कोलाइडी होता है अतः इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, इस कारण इनकी सक्रियता उच्च होती है। चौथा पॉइंट, एंजाइमों की क्रिया विधि अति विशिष्ट होती है तथा एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है।
5वां पॉइंट, एंजाइमों की सामान्यता अनुकूलन pH 5 से 7 होती है। 6वां पॉइंट, एंजाइमों की सर्वाधिक सक्रियता एक निश्चित ताप पर होती है तथा यह ताप सामान्यतः 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। 7वां पॉइंट देखते हैं, परावैंगनी किरणों के प्रभाव से एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। 8वां पॉइंट, बहुत से अप्रोटीन पदार्थों की उपस्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता बहुत बढ़ जाती है। एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाने वाला यह पदार्थ यदि कार्बनिक जैसे विटामिन हो तो उसे सह एंजाइम कहते हैं, यदि यह अकार्बनिक पदार्थ हो तो उसे वर्धक कहते हैं। विभिन्न धात्विक आयन जैसे निकेल आयन, कोबाल्ट आयन, Mn2+ आयन, सोडियम आयन इत्यादि वर्धक का कार्य करते हैं। 9 पॉइंट, एंजाइम के विलयन कोलाइडी होते हैं, अतः विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर इनका स्कंधन हो जाता है तथा यह निष्क्रिय हो जाते हैं। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। फर्स्ट, डायस्टेज एंजाइम अंकुरित जो स्टार्च को माल्टोज में उत्प्रेरित करता है। दूसरा पॉइंट, माल्टेज एंजाइम खमीर माल्टोज को ग्लूकोज में उत्प्रेरित करता है। तीसरा पॉइंट, इन्वर्टेज ब्रैकेट में खमीर सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में उत्प्रेरित करता है। चौथा पॉइंट, जाइमेस खमीर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में उत्प्रेरित करता है। 5वां पॉइंट, यूरिएज सोयाबीन यूरिया को अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड में उत्प्रेरित करता है। 6वां पॉइंट, टाइलिन लार स्टार्च को माल्टोज में उत्प्रेरित करता है। 7वां पॉइंट, लाइपेज आंतरस वसा को वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में उत्प्रेरित करता है। 8वां पॉइंट, पेप्सिन एंजाइम अमाशय रस प्रोटीन को प्रोटीओजेज व पेप्टोज में उत्प्रेरित करता है। 9 पॉइंट, ट्रिप्सिन आंतरस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में उत्प्रेरित करता है। 10वां पॉइंट, अमाइलेज लार स्टार्च को ग्लूकोज में प्रेरित करता है। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि देखते हैं। एंजाइम के कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं जिनमें उचित आकृति के अभिकारक अणु फिट हो जाते हैं, जैसे कि ताले में चाबी फिट हो जाती है। इस क्रिया विधि में पहले एंजाइम अभिकारक अणु के साथ एक सक्रिय संकर बनाता है और यह संकर उत्पाद और एंजाइम में टूट जाता है। संकर मतलब हाइब्रिड बनाता है। F+S E+S ES होगा, फिर E और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा। सक्रिय संकर बनेगा या इस प्रकार से संरचना जैसे ताले में चाबी फिट होती है, इस प्रकार से एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि है। दोस्तों, अगर यह लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।